तो आप सभी का स्वागत है। मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं फार्मर्स लव में। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर डिस्कस कर रहे हैं और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक होगा राजस्थान की शब्दावली। राजस्थान के भाषा के अंतर्गत जो हमारा पशुपालन को लेकर है या हमारे जो कृषि क्षेत्र को लेकर है या हमारी जो ग्रामीण परिवेश की शब्दावली है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड कई प्रश्न हमारे एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। और याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चंस भविष्य में भी आने वाले हैं। स्पेशली आपके सुपरवाइजर वाले एग्जाम में कम से कम एक प्रश्न यहां से जरूर आएगा। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में और हम आपके लिए सामने कुछ शब्द लेके आए हैं। इन शब्दों का मतलब समझेंगे, प्लस दूसरी बात ये भी समझेंगे कि इस तरीके के शब्द आसपास के कुछ और इस तरीके के शब्द आप कहां सुनते हैं। जैसे मान लो आपने दावना सुना, तो आपने दावना के अलावा एक दामनी भी सुना होगा, एक दमड़ी भी सुना होगा। ये अलग अलग सेंस में काम करते हैं सभी वर्ष। ऐसा लगता है ना कि समानार्थक जैसे शब्द हैं और एक होते हैं कि अनेकार्थक शब्द। वर्ड एक है पर उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। एक होते हैं कि अर्थ एक जैसा है, शब्द बहुत अलग अलग हैं, हिंदी भाषा में चलते हैं। तो इसी तरीके से राजस्थानी भाषा में भी कई सारे शब्द हैं, तो उन सब को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, राजस्थानी शब्दावली। और शब्दावली में आपके सामने पहला क्वेश्चन है दावना। दावना है दोस्तों, पशुओं को चरते समय छोड़ने के लिए जो पैर हैं उनमें बांध देते हैं अपन एक चीज, कहते हैं ना दावना लगा देते हैं इसके। क्यों? ये पशु बहुत ज्यादा भागता फिरता रहता है। भैंस है या गाय है, वो भागती है बहुत ज्यादा, उछल कूद करती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मुंडी और कई बार पैर को बांध दिया। कई बार पैरों को आपस में एक दूसरे वो जिगजैग वाला डीएनए टाइप वो बना दिया और रस्सी से बांध दिया। अब वो बहुत तेज गति से दौड़ नहीं पाएगी, तो वो वाला जो तरीका है, वो वर्ड है जो क्या है भाई साहब, दावना है। सही बात है। अब यहां दावना के संबंध में आप दो तीन बातें अपन से देख सकते हैं। पहला तो दावना में यह है दोस्तों कि पशु को चरते समय छोड़ने के लिए पैरों में बांधी जाने वाली रस्सी। लेकिन क्या आपने ये दामनी शब्द भी सुना है? सिर्फ दामनी अगर मैं कह दूं तो ये पैर का आभूषण है, ये पैर का आभूषण होता है स्त्रियों का। कौन सा वस्त्र है? दामनी। अच्छा, एक इसके अलावा आपने और सुना होगा दमड़ी। सुना है क्या दमड़ी? दमड़ी बेसिकली एक तरह का मुद्रा है, एक तरह का सिक्का है, जो मध्यकाल और भारत के प्राचीन इतिहास में इसके बारे में कई जानकारी मिलती है। तो दमड़ी मुद्रा का नाम है, दामनी एक पैर का आभूषण है। और आप चले जाएं दावना पे, तो ये पशु चराते समय छोड़ने के लिए उसके पैरों में बांधे जाने वाली रस्सी, उन्हें दामना कहते हैं। और कई बार दूध निकालते समय भी दामना बांधा जाता है गायों के, क्योंकि गाय जो है वो पैर उठा उठा के मारती हैं, दूध को डोल देती हैं, इस चक्कर में बांध देते हैं अपन। हमने कहा ठीक। हमने कहा दूसरा एक वर्ड है दोस्तों हटड़ी। हटड़ी मतलब मिर्च मसाला रखने का एक बर्तन, एक यंत्र समझ लो, बेसिकली आज के हिसाब से मसालदानी समझ लो। हटड़ी वो चीज हो गई जहां पे कई सारे मसालों को रखा जाता है, राजस्थानी कल्चर की तरफ से। सर हाँ, ये पीडीएफ जरूर भेजी जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास ना देखो। मैं बता देता हूं क्यों। मैं इस क्लास के दौरान आपको कई सारे शब्द वैसे बोल के भी सुनाऊंगा, और चाहे मन से चाहे बिना मन से ये एक क्लास जरूर देखनी है। 1 घंटे की क्लास में से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, मतलब कि 1 आवर क्लास, यानी 1 क्लास इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन। और 1 क्वेश्चन मतलब सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो 1 नहीं 3 मार्क्स आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो 1 घंटे क्लास में से 1 क्वेश्चन पक्का आएगा और 3 नंबर का मैटर आपका सॉल्व होएगा, पक्की बात मान लो। और मोटा माटी ये मान लो मुश्किल से मैं आपको 60-70 शब्द बताऊंगा, बस इतने में काम हो जाएगा तुम्हारा। अब चलते हैं आगे। हटड़ी के बाद में एक वर्ड है कुटी। शब्द कौन सा? कुटी। बाजरे की फसल जो होती है उसको सूखा जो चारा है उसके लिए कुटी, या अपन एक वर्ड कहते हैं कुट्टी। बाजरे वाली को कुट्टी कहते हैं। तो हमने कहा सर बाजरे वाली को कुट्टी कह रहे हैं, तो गेहूं वाली जो सूखा चारा है, जो गेहूं का सूखा चारा होता है, उसे क्या कहते हैं? हमने कहा उसके लिए भी हमारे पास शब्द, सब जानते हैं कि इसे तुड़ी, तूड़ा, तूरा, ऐसे कुछ शब्द उपयोग में लेते हैं। भूसा, राजस्थानी संस्कृति में कौन सा शब्द है? भूसा। अच्छा, भूसा चावल का भी होता है। भूसा जो है वो किसका होता है? चावल का। अगर यही चीज किसकी हो जाए, मान लो आपसे पूछा जाए एक अपन वर्ड कहें तो चने की, चने का सूखा चारा,
जो पशुओं के लिए उपयोग में लिया जाएगा, चने का सूखा चारा, उसके लिए एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है खारी। और सामान्यतः ये ऊंटों के लिए गजब होती है चीज, ऊंट बहुत चरते हैं, इसको बहुत खाते हैं। तो जैसे गेहूं के डंठल का सूखा चारा बना, भूसा तोड़ा कह दिया उसको हमने, ऐसे चना के सूखे चारे को हम कहते हैं खारी। क्या कहते हैं? खारी। वो थोड़ा खट्टा होता है और ऊंट उसको बहुत कंफर्टेबली यूज में लेते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, एक और शब्द है ओरनी। खेत में बीज डालने के लिए हल चलाने के साथ में जो ओरनी का प्रयोग किया जाता है, आपने ट्रैक्टर चलाया होगा, नहीं चलाया तो देखा तो होगा। तो जब हल चलाते हैं अपन, तो हल के ठीक ऊपर कुछ मशीन सी लगी रहती है एक, और उसमें अपन क्या डाल देते हैं? खाद डाल दिया, कभी बीज डाल दिया, और उसमें से नलियों के माध्यम से पूरे में बीज निकलता रहता है, और उसी बीज का अपन उपयोग करते हैं फसल लगाने के लिए। मतलब एक तरह का फसल ओर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, हमने चना ओर दिए, सरसों की उराई कर दी। ऐसे कई फसलें जिनकी उराई होती है, कई फसलें जिनकी बिजाई होती है, हाथ से बीज के आते हैं उनको, कई फसलें जिनकी उराई होती है। तो ऐसे ही एक वर्ड आता है राजस्थानी कल्चर में, और बेसिक से शब्द हैं, बेसिक से ओरनी सब जानते हैं जो गांव के होंगे। अगर इस टॉपिक को समझना है तो आप तो एकदम गांव के बन जाओ, ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति बन जाओ, एकदम ऐसा व्यक्ति जो ठेठ गांव का है, काम हो जाएगा। हमने कहा ठीक। आगे एक और अपन प्रश्न कह सकते हैं, अच्छा ऐसे नाच लो भी कह देते हैं, ठीक है। एक शब्द है परानी या पुरानी। बैलों या भैंसों को हाँकने की लकड़ी जो है वो परानी कहता है, परानी। अच्छा, लेकिन मैं परानी शब्द की बजाय एक शब्द और पूछ लूं आपसे, पराली। ये आपने बहुत सुना होगा, दिल्ली की राजनीति में ये शब्द कई बार होता है, और तुम तो एग्रीकल्चर वाले हो, तुम्हें ज्यादा पता होगा पराली क्या है। कमेंट करके बताओ पराली का संबंध किस बात से है। सर एक शॉर्ट नोट्स भी लिखाया करो। बिल्कुल, आज तो एकदम शॉर्ट नोट्स हैं। खारी हो ही गया, बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर बताओ, पराली किसको कहते हैं? जब हम कोई फसल काट लें और उस फसल काटने के बाद में जो थोड़ा बहुत उसके डंठल का सूखा हिस्सा है या उसके पत्तों का सूखा हिस्सा है वो रह जाता है, कहां पर? खेतों में। तो अपन खरीफ की फसल काट पीटने के बाद में वो सब सुखाते हैं उस कचरे को और उसको जला देते हैं, जिससे कि हमें नई फसल जो बोने में हेल्प हो जाए। यही तो करते हैं अपन। उस चीज को, उस कचरे को, जो फसल का अवशिष्ट पदार्थ है, और वो भी कौन सी वाली फसल का? खरीफ। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल का अवशिष्ट पदार्थ का अवशिष्ट, और इस अवशिष्ट को यूजुअली जलाया जाता है। इस पराली को जलाने का काम किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रश्न तो ये हो गया पराली वाला। फिर आता है कुदाली या कुस किसे कहा गया है? मिट्टी को खोदने का तंत्र क्या कहलाता है? कुदाली कहलाता है। मिट्टी को खोदने का तंत्र जो किस नाम से जाना जाता है? किस तंत्र के नाम से जाना जा रहा है? कुदाली के। ये तो सब जानते हैं, कुल्हाड़ी। कुदाली और कुल्हाड़ी में अंतर है भाई। कुल्हाड़ी जो उपयोग में आएगा लकड़ी काटने के लिए आएगा, और कुदाली जो होती है वो फावड़ा टाइप होती है जो मिट्टी को खोदने के लिए काम में आती है, थोड़ी पतली होती है। ऐसे ही एक वस्त्र और है डीकली। कुएं के ऊपर लगाया गया यंत्र जो लकड़ी का बना होता है। बेसिकली इसको कई जगह चकली कह देते हैं, चुकली, चुकली, चुकलिया, चक्री, ये सामान्यतः लकड़ी का ही होता है। इसको कई जगह लोहे का भी बना सकते हैं, पर लकड़ी वाला कंफर्टेबल होता है। इसके अंदर की तरफ लोहा लगा रहता है, और ऐसे एक सलिया होता है, उसमें ये ऊपर लग गया यहाँ पे ऐसे, और फिर इस पर रस्सी का एक जगह बनी होती है, खांचा, और इससे रस्सी खींचने के लिए अपन उपयोग में लेते हैं। कुएं से मिट्टी निकालनी है, कुएं से पानी निकालना है, तो चड़स खींचने के लिए भी इसका उपयोग करते थे। इसे हम कहते हैं का डीकली। ये डे के ऊपर एक बिंदी आएगी, डीकली, चुकली, चक्री, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो एक बार देख लो, कुएं के ऊपर लगाया गया यह यंत्र जो लकड़ी का बना होता है, इसको अपन क्या कह रहे हैं? डीकली कहते हैं राजस्थानी कल्चर में। अब जरा ये बताओ, चड़स जानते हैं सब लोग? चड़स किसको कहा गया है? चड़स बेसिकली लोहे का होता है, और इस लोहे का पूरा एक, मतलब एक समझ लो इस तरीके का अर्धचंद्राकार स्थिति वाला एक बॉक्स हो गया, उसमें लोहे की सलिए टाइप लगे हुए हैं, ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है। अब इसमें लगा दो क्या? चमड़ा, बड़ा सा चमड़ा। अब ये जाएगा, और जैसे कुएं में जाएगा तो वजन की वजह से क्या होगा? इसमें नीचे डूबेगा पानी में। नहीं तो अगर इसमें हम लोहा नहीं लगाएंगे तो नीचे पानी में डूबेगा नहीं, तो पानी ही नहीं भरेगा तो खींचने में दिक्कत आएगी। तो अपन क्या करते हैं?
इसके लिए बड़ा सिंपल सा है कि भाई वजनदार लोहा लगा, फिर इसको अपन ने कुएं में डाला और चारों तरफ अपन ने क्या लगा दिया, ऊपर चमड़ा। अब उस चमड़े में पानी भर के आ रहा है, बड़ी वाली बाल्टी समझ लो। अब वो भर के आ रहा है, बाहर आएगा, जैसे बैल खींचते थे इसको, और जैसे वो आएगा कुएं के मुहाने तक, एक आदमी कुएं पे खड़ा होता था, उसको ऐसे खींच के साइड में कर देता था। एक आपने सुना होगा रहेट, रहेट रेगुलर चलता रहता है, उसमें बहुत सारी घंटियां या बॉक्स जैसे लगे होते हैं पूरे पट्टे पे, और वो लगातार लगातार क्या है, पानी उसमें से आता रहता है। आगे चलते, ये देसी शब्द हैं, आप कहोगे सर ये कौन से शब्द है, ऐसे ही होते हैं भाई साहब। जैसे आपने खुरपी सुना होगा, फावड़ा सुना होगा, बेसिक शब्द हैं। तो राजस्थानी कल्चर के 7 शब्द तो अपन ने इसमें देखे, 8 को यहां देख लेते हैं। 8वां जस्ट आपके सामने एक शब्द है, और इसमें आपसे कह रखा है गुरु कि एक शब्द है, 8वां शब्द है चड़स। अब ये मिर्च मसाला रखने का यंत्र तो रिपीट क्वेश्चन गलती से आ गया है, ठीक है। ये चड़स, यह एक लोहे के पिंजरे पर खाल को मड़कर बनाया जाता है, जो कुओं से पानी निकालने के लिए काम आता है। और हां, इसे बैलों द्वारा खींचा जाता था, बैलों द्वारा खींचा जाता था, इसे बैलों के द्वारा खींचा जाता था। क्या कहते हैं इसको, अपन चड़स कहते हैं। हमने कहा ठीक है चलो। अच्छा, चू चौ किसको कह रहे हैं, चौ किसको कह रहे हैं, हल्के नीचे लगा हुआ शंकु आकार, हल्के नीचे लगा हुआ शंक्वाकार लोहे का यंत्र क्या कहलाता है, चौ कहलाता है। क्या कहलाता है, चौ। ये यूजुअली जब हमारे पास समरसेबल वाला सिस्टम नहीं था राजस्थानी कल्चर में, और आज भी कई जगह चड़स खींचे जाते हैं, ऐसा कतई मत समझ लेना कि सब जगह समरसेबल बोरवेल वाला सिस्टम आ गया है, सब जगह अब तो जेड पंप वाला जुगाड़ चल गया। नहीं भैया, बहुत सी जगह अभी भी हैं जहां कुओं से सिंचाई होती है। भीलवाड़ा में जाके देखो, कुओं से सिंचाई हो रही है। यहाँ पे हमारे यहाँ नहरों से भी सिंचाई हो रही है, तालाबों से सिंचाई हो रही है, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे सिंचाई के साधन ही नहीं है अभी तक इतने अच्छे खासे। हाँ, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में समरसेबल पहुंच चुका है। समरसेबल जो पहुंचता है, जो बहुत स्पीड से पानी फेंकता है, लगभग 500 मीटर, 500 फीट से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आधा किलोमीटर नीचे से भी पानी आ जाएगा। अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें तो एक आता है पावड़ा। ये फावड़ा है, वो एक खुदाई के लिए बनाया गया एक उपकरण, और यूजुअली फावड़ा जो होता है लोहा का तो नीचे वाला हिस्सा होता है, और उसका जो बेटा या जो भी है उसका हैंडल जो होता है वो किसका होता है, लकड़ी का। और यूजुअली ये जो लकड़ी है ये जड़ों का उपयोग में लिया जाता है। जड़ वाली जो लकड़ी होती है वो सामान्यतः बाकी लकड़ियों की बजाय ज्यादा मजबूत होती है, तो लोग कंफर्टेबल होते हैं इस बात को लेकर कि जड़ की क्या बनाई जाए, वो हैंडल बनाया जाए फावड़े का, वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा, वजन कम होगा, मजबूत ज्यादा होगा, इसलिए। अच्छा, तांती, जो व्यक्ति बीमार हो जाता है उसके सूत या मोली बांधी जाती है, यह देवता की जोत के ऊपर घुमाकर बांधते हैं इसको, मतलब देवी देवताओं के नाम पर जादू टोने से बचने के लिए बांधी गया एक गंडा, एक धागा, एक मोली, क्या कहलाता है, तांती। राजस्थानी कल्चर में इसको हम तांती कहते हैं, तांती। आपने तावीज सुना है, ताबीज में तो एक पेंडल जैसा होता है, कुछ गले में टांगते हैं, हाथ में टांगते हैं, इसमें कुछ पेंडल जैसा कुछ नहीं है, धातु का इसमें उपयोग नहीं है, ये केवल देवी देवताओं के नाम का धागा है जिसको देवी देवताओं की ज्योति के ऊपर घुमाते हैं। जैसे आप मान लो मेरी कुलदेवी है कैला देवी, तो मैं कैला देवी गया, वहां पे उस मंदिर के प्रांगण में बोरा भगत की छतरी के पास में लोगों को धागे बना बना के उनको में गांठ लगा लगा के देवी की, उसको क्या बोलते हैं, जोत बोलते हैं कि भाई हाँ देवी की ये प्रतीक है, इसको आपको बांधना है। तांती को बेल कह देते हैं लोग उसको, ठीक है। तो ये तांती मेरे ख्याल में आपको समझ में आ जाएगा। चौ आ गया, चड़स आ गया, डन। हमने कहा एक और है बेवनी। चूल्हे के सामने जो राख की बानी होती है या राख रखने की जो जगह होती है उसको बेवनी कहा जाता है, और कई जगह इसके लिए एक शब्द का और उपयोग करते हैं, राई। कौन सा शब्द है, राई शब्द का भी इसके लिए प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं दोस्तों, राई शब्द का प्रयोग इसके लिए हम करते हैं। कौन सा शब्द है, बेवनी या राई। राख रखने के लिए चूल्हे का अग्रभाग बेवनी के नाम से जाना जाता है। मैं गैस वाले चूल्हों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं घर में जो गांव में जो लकड़ी और उपले जलाने के लिए चूल्हे बनाए जाते हैं उन चूल्हों की बात कर रहा हूं। सामान्यतः ईंटों और मिट्टी से मिलाकर बनाए जाते हैं ये वाले चूल्हे, और इस चूल्हे का प्रयोग मैंने बताया जैसा कि लकड़ी और कंडे जलाने के लिए ज्यादा किया जाता है। ग्रामीण कल्चर में अगर आप जाओगे तो बहुत नॉर्मल है, चूल्हे की रोटी बड़ी स्वाद लगती है, स्पेशली सर्दियों का समय हो और बाजरे की बड़ी वाली रोटी हो, है ना, और एकदम फूली हुई रोटी के ऊपर मलाई हो, मतलब सॉरी लौनी वाला घी आ जाए, मक्खन,
है ना, और फिर एक बढ़िया सा गुड़ का डली हो और साथ में एक मिर्ची वाली चटनी हो और कोई भी एक ऐसी सब्जी जैसे लाइक कढ़ी, है ना, सरसों का साग, कढ़ी, और भाई साहब जो स्वाद आने वाला है ना खाने का, मतलब ऐसा लगता है वाह, मुंह में पानी आ जाए। और चूल्हे की जो गरम गरम सिकती हुई रोटी और उसके ही बगल में माता जी के बगल में ही बैठ के खाना खाने का जो सुख है, अपन ने सबने बचपन में ग्रामीण सभ्यता में वो लिया है ना। अब पता नहीं शहरों में ये चीज इतना नहीं है, पर हाँ ग्रामीण इलाकों में गरम गरम रोटी खाने का अलग ही मजा है। चूल्हे के चारों तरफ लोग बैठ जाते थे, हैं, मजा आता था कि नहीं आता था। चऊ के बारे में वापस बताओ। ओके, ये है चऊ, हल के नीचे लगा शंकु आकार एक लोहे का यंत्र, बेसिकली जिसपे पूरा का पूरा चड़स रखा हुआ है, शंकु आकार, ठीक है। और चड़स नहीं, सॉरी, हल के नीचे लगा हुआ शंकु आकार, हल के नीचे वाला हिस्सा जहां से अपन इस तरीके से समझ लो वो क्या होता है, जैसे जो निचले जमीन वाले हिस्से में जाएगा, उसके लिए चऊ शब्द का उपयोग किया जाता है। मैंने चड़स वाला बता दिया था वो, ठीक है, हल वाला उपयोग में। अब यहाँ पे मुझे हटाना पड़ेगा ये, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, और जो लिखा हुआ है वो मिटेगा। ज्यादा कुछ नहीं है, पर पीपीटी में मैं ज्यादा कुछ लिख भी नहीं रहा, आप क्लास देख लोगे काम हो जाएगा, ठीक है। अब आएगा जावनी। अब कितने लोग हैं जिनको मुझे समझाना पड़ेगा कि जावनी क्या होता है। अरे सब जानते हैं यार जावनी क्या चीज है, जमाते हैं ना अपन, अरे दूध दही को जमाने का काम जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जावनी के नाम से जानते हैं। तो जावनी, दूध गर्म करने और दही जमाने की मटकी क्या कहलाती है, जावनी। अगर मैं कहूं जावण या जामुन, जो यहां पे कहीं ना कहीं आगे दिया हुआ है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जामुन, जावण, कई जगह पे लोग जामुन भी कह देते हैं। दूध जमाने का या जमाने के लिए छाछ व दही का प्रयोग क्या कहलाता है, जावण कहलाता है। और जावनी जिसमें दूध जमाते हैं, जिसमें दूध जमाते हैं। और सामान्यतः ज्यादा जो दूध है वो मिट्टी के बर्तनों में बड़ा अच्छा जमता है ना। कभी ट्राई करना हांडी में जमाने का, है ना, ज्यादा टेस्टी होता है बजाय बर्तनों के। हालांकि बर्तनों में भी स्टील की बजाय और बर्तनों का उपयोग करें, पीतल का करें, अन्य बर्तनों का करें तो ज्यादा बेहतर जमेगा, ठीक है। तो दही जमाने का जो जुगाड़ है भैया वो हो गया जावनी। अब बलोवनी सब जानते हैं, दही को बिलोया जाता है। अब अगर पूछ लिया जाए सर बिलोवनी में वो रई होती है, वो घुमाते हैं ना अपन ऐसे, जिसमें नीचे ऐसे वो लगे होते हैं तीर जैसे कुछ, तो वो हो गई क्या, रई। हमने कहा चलो रई तो समझ में आ गया, लेकिन रई जिसमें बंधी होती है वो क्या कहलाता है, हमने कहा नेड़ा। क्या कहलाता है, नेड़ा, जिसमें क्या बंधा होता है, रई बंधी होती है। हमने कहा इस रस्सी का नाम क्या है, कमेंट तुम भी करो, उस रस्सी का नाम क्या है जिसको अपन ऐसे खींचते हैं, जिससे रई बंधी होती है और इसको ऐसे तरीके से अपन खींचते हैं, उस रस्सी का नाम क्या है, कमेंट करके बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बताओ। ये तो टॉपिक तुमसे जुड़ा हुआ है, सब लोगों से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। तो अगला है जैसे नेड़ी, छाछ बिलोने के लिए लगाया गया खूंटा। यूजुअली लोग क्या करते थे, दीवार में ही पत्थर के दो खूंटे टाइप बना लेते थे और उससे रई को लगा दिया रस्सियों के माध्यम से, और रई को फिर अपन ऐसे खींचते थे, घूमती थी वो, लकड़ी की रई होती थी यूजुअली। आजकल तो मशीन आ गई है भाई साहब, इधर लाइट आई, इधर बटन दबाया, अपने आप मक्खन बन जाएगा, चलती रहती है आधे घंटे तक। नेड़ा तो वो हो गया बंधु, खूंटा। मैं पूछ रहा हूं आपसे उस रस्सी को क्या कहते हैं, रस्सी के लिए बिल्कुल लोकेंद्र ने सही आंसर दिया है, आंसर है नेत्रा। क्या कहते हैं दोस्तों, नेत्रा, ठीक है। आगे देखें, सोरना, एक शब्द है सोरना। छाछ बिलोने के लिए लकड़ी का जो उपकरण उपयोग में लिया जाता है उसके लिए उपयोग कौन सा है, सोरने शब्द का उपयोग किया जाता है। इसको भी राई कहते हैं। एक राई तो कौन सी बताई थी, वो बताई थी जो रावो कहते हैं ना अपन, चूल्हे के आगे वाला भाग, बेवनी, रावो, राई, वो वाला भी है, और एक राई है। फिर है यहाँ पे नेत्रा या नेता, ये रहा झरने या झरने के घुमाने की रस्सी, बेसिकली झेरने को घुमाने की रस्सी, या इसको अपन रई को घुमाने की रस्सी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, नेत्रा या नेता। हमने कहा ठीक। छाजलो सब जानते हैं, अनाज साफ करने का उपकरण। इस छाजले को सूप भी कहा जाता है। छाजले को और किस नाम से जाना जाता है, सूप। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जो छाजले की आकृति का है, जिसका नाम आपको याद रखना है, दौसा का किला। दौसा का किला छाजले की आकृति यानी सूप की आकृति का किला है, जो सामान्यतः सरकंडा नाम का एक घास पाई जाती है नदी क्षेत्रों में।
और सरकंडा नाम की उस घास में ऊपर ही ऊपर एक सिरकी वर्ड चलता है, उसकी लकड़ी पाई जाती है छोटी सी, उसको कहते हैं सिरकी। बहुत हल्की होती है और बहुत सॉफ्ट होती है वो, मतलब चिकनी सी होती है उसकी ऊपर वाली जो परत है। और अपन क्या करते हैं, सिरकी का उपयोग करके अपन बनाते हैं सूप। सबसे कंफर्टेबल वाला सूप बनता है, अच्छा बनता है, कम वजनदार बनता है। फिर उसमें अपन क्या डालते हैं, अनाज। फिर उस अनाज को ऐसे फटकते हैं, फटकना समझ गए, अनाज साफ कर ऐसे घुमाते हैं, फिर उसका बाहर कचरा निकल जाता है। ये शायद तुम लोगों ने देखा ही होगा। अच्छा, एक और चीज है कि जो मैंने अभी सरकंडा बताया, सरकंडा जो बहुत ऊंची घास हो जाती है, उसमें फूल आते हैं। अभी दिवाली के टाइम पे बहुत बड़ी हो जाती है, उसमें फूल आते हैं, फिर दिवाली के बाद उनको काटते हैं। तो सरकंडा जो है, उसके जो डंठल है पूरा, उसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, कवर समझ लो। हर थोड़ी देर बाद में लेयर, फिर लेयर, फिर लेयर। फिर अपन क्या करते हैं, उनके डंडी को तो अलग कर लेते हैं, लेयर 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 उनको इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसको इकट्ठा करके कूटते हैं, और कूट के बनती है मूंज। अपन ने एक शब्द सुना होगा, मूंज। मूंज जिससे अपन उसमें पानी में गला देते हैं उसको, और उससे ऐसे अपन रस्सी बनाते हैं, उसको बटना बोलते हैं हमारे यहाँ। तो रस्सी बनाने का या बल देने वाला झंझट वो करते रहते हैं, जैसे सूत काटते रुई का, वैसे ही मूंज बनती है। और मूंज की रस्सियां बहुत फेमस हैं, वो सरकंडे से बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखें, बांदर। मांगलिक कार्यों में घर के दरवाजे पर पत्रों से बनी हुई लंबी झालर जो है वो बंदरवाट या बांदर कहलाती है। क्या कहलाती है? बांदर। आपने कई बार देखा होगा मांगलिक पत्र लगा दिए, या कई बार अपन वो लगा देते हैं अशोक पेड़ के पत्ते, और उनके डंठलों को बांध बांध के पूरी की पूरी वो बना दी रस्सी टाइप में, और वो ऐसा लग रहा है माला जैसी, अपन ने गेट पे टांग दी। ऐसे ही इसमें हमने शुभ लाभ का वो ले लिया कागज, इसमें हमने गणेश जी का ले लिया। ऐसे कई सारे कागज और उन चीजों को, पत्रों को लगा के अपन क्या बना देते हैं, एक बांदर बनाते हैं। हर किसी में बनाते हैं, जितने भी शुभ कार्य होते हैं उन सब में बांदर का उपयोग किया जाता है। गृह प्रवेश में तो विशेष रूप से पत्तों को इसी तरीके से बांध के लगाना ही शुभ है, आप सब ने देखा होगा। इस चीज के लिए कौन से शब्द का प्रयोग है राजस्थान में? बांदर शब्द का प्रयोग है। अगला, समझ में तो आ रहे हैं ना, शब्द बहुत बेसिक से हैं, और ऐसे ही शब्द आएंगे। जैसे अभी आरएस 2025 में एक प्रश्न आया था, बताओ, देखते हैं कमेंट करके कितने लोग आते हैं। बता दोगे क्या? तो चलो बताओ, अड़ो क्या है? अड़ो, अड़ो क्या है? हाँ, राजस्थान में फेमस क्या है? एक कहावत है, ठोक ठोक के मूंज बना दूंगा, या तेरी मूंज बना दूंगा। मूंज का मतलब, मूंज कुटती बहुत है, उसे लकड़ी के एक वैसा अच्छा खासा घोटा टाइप हैंडल होता है, उसको बहुत ज्यादा कूटते हैं, पतला सा बारीक कर लेते हैं उसको। तो मूंज की तरह कूटना एक तरह का। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, अड़ो क्या है? अड़ो एक कहावत है, या फिर इस कहावत का अर्थ क्या है, बताइए। और एक और प्रश्न आया है, ये भी बता दो मुझे, कि लाल रंग को क्या कहते हैं? लाल रंग को राजस्थानी भाषा में किस नाम से जानते हैं? आप राजस्थानी कल्चर के लोग हो, कमेंट करके बताओ। जो जयपुर से पश्चिम इलाके का होगा वो जानता होगा, और जो पूर्वी इलाके का उसे नहीं पता होगा। ब्रज भाषा वालों को आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो ढूंढाड़ी बोलना जानता होगा, जो मारवाड़ी, जो मेवाड़ी, जो हाड़ौती जानता होगा, वो भी बता सकता है कौन से शब्द का लाल रंग को राजस्थानी भाषा में किस नाम से जाना जाता है। और ये इस बार के आरएएस 2025 में प्रश्न था, याद रखना, ये चीज हल्का क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान लग रहा है आपको। उसमें बस उल्टा पूछा था। क्या पूछा था? कि ये फलाना वर्ड है, इसको कौन सा रंग है? ये बहुत सुना होगा आपने ये शब्द, बताओ क्या दिया है कमेंट करके। रातो ना। लाल रंग को किस नाम से जाना जाता है? सोचो सोचो, जब तक मैं यहां पे और बता देता हूं। एक शब्द और है, छाणो। सूखा हुआ गोबर जो जलाने के काम आता है। अरे कंडे, क्या बोलते हैं इसका लिए? कंडे शब्द का उपयोग किया जाता है। सूखा हुआ गोबर जो कंडा, या कंडा नहीं आएगा तो उपला, क्या बोलते हैं? उपला। घर में खाना बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम आते हैं। ये क्या कह रहा? अदरक। अरे ले डूबे, बिल्कुल ही। लाल रंग को अदरक कहते हैं क्या? हद हो गई कोई चीज की। इतनी भी राजस्थानी कल्चर नहीं आ रही तुमसे? ट्राई करो, ट्राई। किसी का भी नहीं आया? कोई नहीं, मैं बता दूं अब। चलो एक मैं बता देता हूं, कशुमल। कौन सा रंग है? कसुमल।
राजस्थानी भाषा में लाल रंग को कसुमल के नाम से जानते हैं। अब तुम इसका मतलब तुम बताओगे, सोचो समझो और बताओ। अड़ो क्या है? अड़ो राजस्थानी भाषा के हिसाब से अड़ो शब्द का मतलब क्या है? ठीक है, एक दिया छाना, ये छाना तो मैंने बता दिया, तुम ले बैठे भाई साहब बिल्कुल ही। तुम्हें लाल रंग नहीं आया? राजस्थान का कोई है ही नहीं क्या यहाँ पे? सबके सभी पूर्वी राजस्थान के हैं क्या? पर एक दिक्कत ये भी है ना, हम हिंदी मुश्किल से समझ पाते हैं, हमें राजस्थानी संस्कृति तो कहाँ से समझ आएगी? गलती तुम्हारी भी नहीं है बेटा। चार घने शब्द इंग्लिश संस्कृत के नहीं आते, सॉरी राजस्थानी के नहीं आते। हम बहुत टाइम हो गया हमें बोले हुए, हमारे पूर्वजों ने नहीं बोली तो हम कहाँ से बोलें? चलो, नहीं सर अड़ो को अदरक कहते हैं, नहीं कहते अदरक तो भाई साहब यार हद हो गई, कुछ भी कह देंगे क्या? अच्छा, बिजू का सब जानते होंगे, जैसे अड़वो या बिदकना भी कह देते हैं। भैया खेतों में पशु पक्षियों के फसल से रक्षा करने के लिए मानव जैसी बनाई गई आकृति, वो अपन पापा लोगों का कुर्ता लेते हैं व्हाइट वाला, एक मटकी लेते हैं, मटकी पे एक चित्र बना देते हैं फोटो जैसा, और एक लठ गाड़ दिया बड़ा सा डंडा, और उस डंडे को एक तो ऐसे क्रॉस जैसा बना देते हैं, फिर उस पर थोड़ी घास फूस लगा देते हैं, और ऊपर मुंडी लगा दी, उसको एक कपड़ा पहना दिया कुर्ता टाइप, ठीक है। और कुर्ता टाइप इस कपड़े के बाद में अपन ने क्या किया, उसके आसपास कोशिश ये और करते हैं कि भाई जैसे हवा चलेगी तो उसमें कुछ बर्तन बजता रहे, आवाज आती रहे, जिससे कि आसपास आने वाले जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, वो डर के भाग जाएं, या कम से कम वो फसल खराब करने आए भी तो सुकून से ना बैठ सके, रिलैक्स वाला। फसल बहुत खराब करते हैं पशु, ठीक है। तो पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए राजस्थानी कल्चर में कौन से शब्द का उपयोग करते हैं? बिजूका। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आप उसका नाम बताइए। अच्छा, ये दे ही रखा है अगला, तो यहां पे ओडो, अर्थो या ओसरडो, छाप्यो, ऐसे खेत या ऐसा खेत जिसमें घास और अनाज दोनों में से कुछ पैदा ना हो, ऐसी स्थिति में उसको कहते हैं उसरडो। यानी इस बार तो भाई साहब खेती खराब हो गया, बहुत ही बेकार खेत है। ऊसर वर्ड सुना हो आपने? एक तो होता है उर्वर, ये जो खेत है ये जगह है उपजाऊ है, और एक है ये ऊसर है, ये खराब है, बंजर जैसी स्थिति है, यहां से कुछ पैदा ही नहीं होता। एक है अड़ाव, लगातार काम में लेने से भूमि की उपज, जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है, और उसको खाली छोड़ने को क्या कहते हैं अपन? अड़ाव। एक वर्ड और है इस शब्द के लिए, सावट। सुना है सावट? एक तो होता है मावट, जो सर्दियों के समय दिसंबर जनवरी के महीने में पश्चिमी विक्षोभों के कारण होने वाली बरसात जो है, जिसकी बूंदों को गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है, सुनहरी बूंदें, जो सब ज्यादा उपयोगी होती हैं गेहूं के लिए। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश होती है, इससे प्रतिवर्ष तो होना जरूरी नहीं है। वो तो कहती है मावट। वो कौन सा शब्द है? मावट। तो इसको अपन कह सकते हैं शीतकालीन वर्षा, रवि की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। शीतकालीन वर्षा जो पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय विक्षोभों के कारण ये बरसात होती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, सब पूरे इंडिया में नहीं होती है। और एक वर्ड होता है सावट, खेत को एक ऋतु के लिए खाली छोड़ देना, और यूजुअली वो वर्षा ऋतु के टाइम पे खेत को खाली छोड़ देते हैं। यूजुअली अपन जुताई बुताई करके और खाली छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें घास ना होगे, और ऊपर से जो आसमान से पानी टपक रहा है वो जमीन के अंदर तक जाए, और कम जमीन में दोबारा से ह्यूमस कण, जो उर्वरा शक्ति है, वो दोबारा से पैदा हो जाए, ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा हमारी जो फसल है, मान लो उसके कचरा है, थोड़ा बहुत फसल का हुआ है, तो अपन एक हेरोइन कुछ ऐसा बोलते हैं हमारे इधर, तो एक जुताई वाले हल आते हैं, जो वो घूमते हैं पहिए उसके, और जो भी कुछ उसमें घास वास होते हैं वो सब उसी में काट देते हैं, और वो घास उसी में सड़ के एकदम मिल जाती है खेत में, और बहुत उपजाऊपन पैदा करती है, उससे अच्छी होती है वो। बाकी आपको एग्रीकल्चर वाले गुरु बता देंगे ये सब चीजें, क्योंकि अपन तो दूर से ही देखते हैं, अपन जितना यूज कर रहे हैं किसान वाले फैमिली में, पर ज्यादा इनके साइंस और उपयोग वो ही बता पाएंगे। तो में से ट्रैक्टर चलाना जानता है कोई? ट्रैक्टर पे गया हो? ये क्या है? दो लोगों के बीच में आपस में अड़ना, अड़ा कहलाता है। वाह आवाज अब तो तुम निकाल रहे हो। हाँ हैरो है, कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना, हैरो। क्यों गुरु, हैरो ही बोलते हैं क्या उसको? वो काटती है, जो बहुत सारी बड़ी बड़ी फसल को भी काट के उसमें खेत में एकदम मिला देती है। अच्छा,
हाँ, तो ज्यादा वाला ही उपयोग में ज्यादा लेते हैं यूज। और ट्रैक्टर तो मैंने भी चलाया भाई, मजा आता है ट्रैक्टर चलाने में जब गांव में कभी गए हों। हालांकि परमानेंट नहीं चलाया, ऐसे नहीं कि मैं भाई मजदूरी पे जाता था कहीं पे, पर अपने घर में है तो अपन कभी कभार जैसे मौका मिल गया तो ले गए। और फिर जो मजा आता है ट्रैक्टर चलाने में, फील आता है भाई साहब कभी कभी। और अपन तो अक्खड़ गांव वाले लोग हैं, है ना, फील आना भी चाहिए, क्योंकि मान लो कुछ करें ना करें पर खेती जरूर करनी है। तो अखड़, पड़त और पड़त्या, जो खेत बिना जुता हुआ है, बिना जुता हुआ पड़ा रहता है, उसे हम कहते हैं पड़त्या, है ना। ऊपर तो हमने कहा सावट, जोत के हमने उसको खाली छोड़ दिया उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। एक है पड़त्या, वैसे ही पड़ा हुआ बंजर जैसी स्थिति में, कोई जुताई बुताई नहीं हुई है उसकी। फिर आता है पाणत, फसल को पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाणत। और सामान्यतः पानी देने की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, वो रवि की फसल में होती है। कौन सी होती है? रवि की फसल के अंतर्गत होती है पाणत। रवि की फसल के अंतर्गत होती है पाणत। ठीक है, तो 25 हो गए, लिखो एक बार फटाक से। एक कह रहा है मैं ट्रैक्टर का ड्राइवर हूं। हाँ मैं जानता हूं, बहुत बढ़िया, ट्रैक्टर ड्राइवर हो, तुम्हारी किसी दिन ट्रेनिंग लेंगे, टेंशन मत लो। पहले सुपरवाइजर बन जाओ, उसके बाद में चलाते रहना। अभी कुछ दिन मत चलाना ट्रैक्टर, कहीं कहो सर अभी तो बुवाई चल रही है, हम ज्यादा बिजी इसमें हैं, कुछ दिन घर वाले चला लेंगे, टेंशन मत लो। बावणी, ये जानते हो, वही पाणत वाला, ये खेत में पानी देने वाली प्रक्रिया हो गई बावणी। आगे हम बात करें डूंगरा दूगरी, जब फसल पक जाती है तो उसके बाद में काट लेने के बाद में उसको एक जगह ढेर किया जाता है, उसके लिए डूंगरा। अरे वो पहाड़ी जैसा बना देते हैं ना अपन। जो फसल है, मान लो गेहूं है, तो गेहूं को अपन ने पूरे खेत में काट दिया, अब उसको बंडल बनाएंगे छोटे छोटे और उनको पूरे खेत में से लाके एक जगह इकट्ठा कर देंगे। फिर उसकी थ्रेसर या जो भी कुछ अपन के पास उपयोगी चीजें हैं उसमें डाल के कुटाई होगी, तो उसमें सूखा चारा एक तरफ हो जाएगा और अनाज एक तरफ हो जाएगा। अनाज के ढेर को कहते हैं रास। हमारे यहां अनाज के ढेर के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? अनाज का ढेर। अनाज का जो ढेर है वो क्या कहलाता है? रास। ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा लाटा कूता। लाटा कूता, तो लाटा यानी होता है खड़ी फसल को बांटना। जो जमींदार होते थे वो टैक्स लेते थे, एक कौन सा? लाटा कूता। तो खड़ी फसल को बांटने की जो परंपरा है वो कहती है लाटा। और एक होती है कूता। कूता का मतलब होता है रास को बांटना, यानी अब फसल पक के कुटाई वुटाई हो चुकी है, अलग अलग हो चुके हैं, अब उसको बांटना। तो ये आपने दोनों वर्ड सुने होंगे टैक्स में, राजस्थानी कल्चर में, राजस्थानी इतिहास में इसको समझाया जाता है लाटा कूता, जिसकी वजह से बहुत सारे टैक्स राजस्थान में किसान आंदोलन हुए थे, घने सारे किसान आंदोलन हुए हैं। ठीक है, आगे बात करें तो बांझड़, अनुपजाई भूमि हो गई बांझड़, यानी इसको बंजर भी कह सकते हैं अपन, बंजर या बांझड़। गुणी, लाभ को खींचने के हेतु बैलों को चलने के लिए ढालनुमा एक स्थान होता है, ये होती है गुणी। पहले तो ये समझ लो लाभ क्या है। लाभ उपयोगी होता है चड़स को खींचने के लिए, एक रस्सी जो उपयोग में ली जाती है उसे कहते हैं लाभ। चड़स के लिए जो रस्सी उपयोग में ली जाएगी चड़स को खींचने के लिए, उसको कहेंगे अपन लाभ। अब चड़स गया है नीचे कुएं में, तो अपन क्या है, ढलान नुमा स्थिति बना देते हैं थोड़ा। मान लो यहां पे तो है कुआं थोड़ा ऊंचाई पे, और ऐसे नीचे की तरफ जाना है आपको। क्यों? कुएं की तरफ से ढलान होनी चाहिए। जब क्योंकि बैल यहां से खींच के ले जाएंगे तो नीचे से पानी भर के आ रहा है और काफी नीचे से आ रहा है, तो बैलों को कम वजन लगे, क्योंकि ढलान होगी तो बैल फटाफट से चले जाएंगे। फिर हालांकि बैलों को वापस भी आना है, पर वापस आएंगे तो वो खाली आएंगे, बिना वजन के आएंगे। तो बिना वजन के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है चढ़ाई चढ़ने में। इधर से जाएंगे तो ढलान की वजह से वो आसानी से उसको क्रॉस कर पाएंगे इजीली, वजन का कोई खास ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो उस ढलान नुमा जो भूमि होती है कुएं के जस्ट बगल में, उसके लिए कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है? गुणी। कौन सा शब्द है? गुणी। लाभ की खींचने हेतु बैलों के चलने का ढालनुमा स्थान गुणी कहलाती है। एक है चरनेत, पशुओं के चरने के लिए, पशुओं के चरने हेतु जो भूमि उपयोग में ली जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? चरनेत कहते हैं। कौन सी भूमि कहते हैं दोस्तों? चरनेत कहते हैं। अगला है चरनौत।
वही ये चरने चरनौत अपन ने अलग कर दिया, बाकी एक ही बात है ना, ऐसा कुछ नहीं है। एक है बीड़। कौन सा? बीड़। जिस भूमि को कोई उपयोग में नहीं लिया जाता है और जिसमें सिर्फ घास ही उग जाती है उसको अपन बीड़ कह देते हैं, या पशु चारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको अपन ने कह दिया बीड़ क्षेत्र। हर गांव का एक बीड़ होता है पशुपालन वाले इलाके को, उसको अपन कई जगह चारागाह कह देते हैं, कुछ जगह के लोग तोरण ओरण भी कह देते हैं। पश्चिम राजस्थान में बीड़ की जगह शब्द का उपयोग किया जाता है ओरण। हालांकि ओरण धार्मिक नाम है, एक देवी देवताओं के नाम पे, जंगल का एक ऐसा भाग जहां पे कभी खेती नहीं की जाएगी, कभी पेड़ नहीं काटे जाएंगे, उस इलाके को ओरण कहते हैं। ओरण का देवता तल्लीनाथ जी, ओरण की देवी करनी माता, और एक मैंने बताया कौन सा? बीड़। बीड़ आप तो ये समझ लो, एक वर्ड कहूं तो चारागाह, और हर गांव की होती है 200-500 बीघा की चारागाह। ठीक है। हालांकि अब सबसे ज्यादा जो लोगों ने ग्रामीण इलाकों में काम चालू कर रखा ना, वो है चारागाहों पे कब्जा कर लिया, क्योंकि जो उपयोगी जमीनी थी उनके पास वो तो पड़ गई कम, जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो गई, तो लोगों ने क्या किया, चारागाहों को जोत लिया, कब्जा कर लिया पूरी चारागाहों पे। ठीक है, तो अब ये हो गया। अगले प्रश्न पे और देखें अपन, 32 हो चुकी है भाई। अगला है हड़ो या बाढ़। वही, अगर हमें पशुओं को रोकना है खेतों में घुसने से तो अपन बाढ़ लगा देते हैं। बाढ़ का मतलब एक तरह से चारों तरफ से बाउंड्री, और ये बाउंड्री जो लगाएंगे वो किसकी है? चारों तरफ बनाई गई मेड़, और इसमें यूजुअली अपन क्या करते हैं, कंटीली झाड़ियों का उपयोग करते हैं। कंटीली झाड़ियों का उपयोग इसमें किया जाता है, झाड़ियों से बनाते हैं, कंटीली झाड़ियों से इसको बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है दोस्तों? अड़ो, हड़ो, बाढ़, इन चीजों को। और आजकल तो बाढ़ का एक नया हो गया है सिस्टम, बाढ़ के लिए एक उपयोगी वर्ड हो गया तारबंदी। लोग क्या लगा लेते हैं? कंटीले तार लगा लेते हैं, झंझट ही खत्म। अब हमने कहा कि तारों से भी कूद के आ गए ऊपर से जानवर, तो लोगों ने कहा जाल लगा दो। पर भाई कई बार तो जालों को भी तोड़ के जानवर घुस जा रहे हैं, आवारा पशु आपकी फसल को खराब कर दे रहे हैं। तो लोगों ने क्या है, एक और सिस्टम लागू किया आजकल, झटका। सुना है क्या नाम? झटका। उसमें थोड़ा करंट दौड़ता है, और ये करंट की वजह से पशु पेड़ उस इलाके में दोबारा नहीं आते हैं। तो झटका मशीन जो है, वही तार या जाल लगता है चारों तरफ, और फिर एक झटका है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा करंट नहीं जिससे पशु मरेगा नहीं, पर हाँ पशु को अच्छा खासा करंट दौड़ेगा बॉडी में, और वो दोबारा उस क्षेत्र में नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे चलें। एक है गोफन। गोफना तो जानते होंगे सब। गोफन में क्या होता है, एक रस्सी है छोटी सी, उसमें आगे की तरफ अपन बांध लेते हैं पत्थर थोड़ा सा लिया, और उसको जोर जोर से घुमा घुमा के फेंकते हैं, है ना? ये होता है गोफन। पत्थर फेंकने का चमड़े और डोरियों से बना हुआ यंत्र क्या कहलाता है? गोफन कहलाता है। एक है तंगड़, पट्टियां। ऊंट को हल जोतने के समय कसने की साज जो होती है उन्हें कहते हैं तंगड़। अरे मतलब साज क्या है, वो चौड़ी सी एक पट्टी होती है पटा जैसी, ऊपर अपन रखते हैं काठी। काठी जानते हैं सब? ऊंट का एक तो होता है पलाण, एक आपने सुना होगा काठी, एक ये दोनों चीजों को उसके पीठ पे कसा जाता है, और इन दोनों चीजों को पीठ पे कसने के लिए जो उपयोग में लिया जाता है वह है तंगड़, तंगड़ तांगड़ी। समझ में आ रही बात? और ये तंगड़ तांगड़ी का उपयोग इसमें किया जा रहा है। यहां पर एक आता है चावर या पाटा या पटेला या हमाड़ो या पटवास। क्या प्रश्न है? चावर, पाटा, पटेला, हमाड़ो, पटवास, ये क्या चीज है? ऊंट को हल जोतने के समय सजा, मतलब इनके कसा जाने वाला एक साज है। हल के लिए अलग से क्या लगाना पड़ता है? पीछे की तरफ आता है एक, जिसमें हल को हैंडल की तरह लगाया जाता है। जो ऊंटों का हल है वो एक ही पात वाला होता है। तो ये चावर या पाटा। एक होता है जावण, वो दही जमाने की छाछ है, उसको अपन क्या कह सकते हैं? जावण। एक होती है गुलेल। गुलेल तो सब जानते होंगे, पक्षी को मारने पे उड़ाने के लिए दो साखी लकड़ी पर अपन क्या करते हैं, दो साखी लकड़ी होती है और उसमें रबड़ ले लेते हैं और ऐसा खींच के मारते हैं गुलेल पे। ठीक, तो यहां पे है पत्थर फेंका जाता है यूजुअली पक्षियों को उड़ाने के लिए या उनका वध करने के लिए, पक्षियों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना? कई जातियों के लोग करते हैं, पक्षी पकाते हैं, वो खाना खाते हैं पक्षी का, है ना? लिखो। फिर इसके बाद में
एक है ठण या ठाण, ये भी तो सुना ही होगा सबने, ठाण, जिसमें पशुओं को चारा डालते हैं अपन। तो एक तरह का बॉक्स समझ लो इसको अपन, आजकल लोहे का तो बनाने लग गए, वो बात अलग है। ये बेसिकली होता था पत्थर का, ठान बनती है पत्थर की, है ना, ठण, या इसको हम ठाण भी कह देते हैं। इसको कई जगह पे लोग कह देते हैं लड़ावनी, लड़ामनी, कुछ लोग इसको कह देते हैं खनौटा, खनौटा, ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो पशुओं को चारा डालने के उपकरण जो लकड़ी पत्थर से बनाया जाता है, या तो लकड़ी का बनेगा या पत्थर का बनेगा, या ईंटों का भी चिनवाते थे भाई, पर यूजुअली कोशिश ये करते हैं कि पत्थर का बने, क्योंकि पत्थर छूटता कम है, बाकी ईंट वगैरह है वो छूटेंगी और उनको जो पशु हैं वो चाट देते हैं। तो ईंट पशुओं के अंदर जाएगी, उसका थोड़ा बहुत भी अगर हिस्सा बार बार जा रहा है तो अच्छी बात नहीं है, या वो लकड़ी का बने तो ज्यादा बेहतर है। इसको बोलते हैं ठाण, लड़ामनी, खनौटा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक है पताली, खेत की बात करें तो जमीन को साफ करना तथा क्यारी या धोरा बनाने के लिए काम में ली जाती है पताली, या इसको आपने सुना होगा दताली, वर्ड सुना है दताली या दांतली, कुछ ऐसा शब्द है। उसमें ऐसे आगे की तरफ जैसे फावड़ा होता है वो तो लोहे का होता है, पर ये प्योरली लकड़ी की होती है, और आगे की तरफ इसमें हाथों के जैसे क्या बने होते हैं, ऐसे वो निकले होते हैं दांते। गेहूं की फसलों के टाइम पे वो डोरी बनाने के लिए बहुत काम में ली जाती है। ये यहाँ पे दिया हुआ है ना कि भाई क्यारी बनाना है, धोरा बनाना है, तो इसके लिए उपयोग करते हैं दताली या पताली का। इसका दताली या पताली का। नांद क्या होती है, तो नांद बंधु एक तरह की बर्तन ही समझ लो, बड़ा बर्तन, या इसमें हम पशुओं के लिए भी नांद शब्द का उपयोग कर सकते हैं, जो खनौटा जैसा वर्ड है, ये कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे नांद दही को मथने के लिए भी काम में आता है। जब हम बिलोवना करते हैं ना, तो उसके लिए एक बड़ा सा बर्तन होता है मिट्टी का, बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारा दही रखा हुआ, और उसको बिलोवनी के लिए नांद शब्द का उपयोग करते हैं, है ना। एक है लाव, कुएं में जाने तथा कुएं से पानी को निकालने के लिए डोरी का उपयोग जो किया जाता है वो लाव कहलाती है। अरे बेसिकली मैंने शुरू में ही कह दिया आपसे क्या चीज है वो, लाव, दैट इज मतलब रस्सी, बहुत मजबूत रस्सी होती है, चड़स खींचने के लिए काम में आती है, ठीक है। क्या है, यहां पर आपको रस्सी याद रखनी है, लाव। फिर एक और शब्द है दोस्तों रेलनी, गर्मी या ताप को कम करने के लिए खेत में पानी फेरना। स्पेशली गर्मियों के समय ज्यादा होता है, जब हम जायद की फसलें करते हैं, और जायद वाला जो टाइम होता है मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, और ये जून जुलाई के आसपास ये वाली फसलें काट ली जाती हैं, जून यूजुअली। तो ये 2-2.5 महीने की जो फसलें होती हैं, 3 महीना हाईएस्ट, इस टाइम पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अगर हम बहुत ज्यादा पानी भर देंगे, एकदम लबालब पूरे खेत को भर दिया पानी से, तो फसलों की जड़ें खराब हो जाएंगी। ज्यादा पानी देना भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन बहुत कम पानी दिया और उनको टाइम टू टाइम रेगुलर पानी नहीं मिला, तो क्या होगा, उनके धूप जो है वो पौधों को मार देगी, खत्म कर देगी। तो क्या करते हैं, ऊपर ऊपर पानी फेरते हैं, कम कम पानी डालते हैं, लेकिन रेगुलरली डालते रहते हैं, हर 2 दिन में पानी डालते रहते हैं, 3 दिन में पानी डालते रहते हैं। उस वाली स्थिति को बोलते हैं रेलनी। ये यूजुअली गर्मी या ताप को कम करने के लिए, फसल को बचाने के लिए खेतों में पानी देने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेरे ख्याल में सब शब्द समझ में आ रहे होंगे तुम्हें, है ना। एक है नीरनी, और नीरनी तो बेसिक सा शब्द है, ये पशुओं को जो डाला जा रहा है अपन के द्वारा चारा, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जा रहा है। मूंग, मोठ या अन्य प्रकार की जो घास है, स्पेशली जो पशुओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, उनके लिए कौन से शब्द का उपयोग है, नीरनी। एक है नांगल, नेड़ी और झेरने में डालने की रस्सी जो है वो नांगल है। एक है सीकलो, दही को मथने के लिए मथनी के साथ लगा लोहे का जो कुंदा होता है, कुंदा जो होता है ना, उसको कहते हैं सीकला। क्या कहते हैं, सीकला। एक है लूणो, ये तो सब जानते होंगे, लूणो घी होता है एक, मक्खन जिसको घीलड़ी नामक उपकरण में रखा जाता है। लूणो मतलब व्हाइट घी, सफेद घी, है ना, जो अभी अभी कहां से निकाला है, दही को हमने मथा है, छाछ अलग हो गई और उसमें से लूणो घी अलग हो गया। वैसे कई लोग लूणो घी को खाते नहीं है, बोले तवा करके खाओ अच्छा जब लगता है, नहीं भैया, लूणो भी टेस्टी लगता है, बस वो क्या हो, एकदम घी नया नया हो, है ना, टफ नहीं हुआ अभी। एक आता ओबरी, अनाज में उपयोगी सामान रखने के लिए बनाया गया मिट्टी का घर, बेसिकली अगर है तो ओबरी है वो।
और यहाँ पे अपन मिट्टी, चिकनी मिट्टी और गोबर से बना के वो पूरा बनाते थे, और जिसमें हम आटा रखेंगे उसको गोबर उपयोग नहीं लेते थे, या रखेंगे भी तो ऊपर से एक बार मिट्टी को और पोत दिया ढंग से, और फिर उसकी पुताई करते थे सफेद रंग से, फिर उसमें आटा भरते थे, गेहूं रखते थे, दालें, चावल हैं, बहुत सारी चीजें, बेसिकली खाने पीने वाली चीजें आज से 50 साल 100 साल पहले किस में रखी जाती थी? ज्यादातर ओवरी में। अब थोड़ा हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, हमारे पास बर्तन इस तरीके के हैं, तो हम बेसिकली स्टील के बर्तन प्रीफर करते हैं आजकल, है ना। फिर हम बात करें तो एक और है नातनों। पानी, दूध, छाछ आदि को छानने के लिए काम आने वाला पतला सा एक वस्त्र होता है, कपड़ा, उसे कहते हैं नातनों। इन सब चीजों को उपयोग में लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नातनों। ठीक, पानी, छाछ, दूध, इन सबको छानने के लिए काम में आने वाला वस्त्र क्या है? नातनों। तो पहले तो ये बताओ, तुम्हें कुछ शब्द समझ में आए? डाउट तो नहीं है कोई शब्दों में? किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो बता सकते हो भैया। अपन ने आज राजस्थान की शब्दावली के लगभग 50 शब्दों को डिस्कस किया है, और शब्दावली का एक प्रश्न आएगा। बाकी ऐसा कतई नहीं है कि मैंने पूरा बता दिया है, शब्दावली में तो भैया हजारों शब्द हैं, कुछ थोड़ा बहुत अपने स्तर पे भी देखो। मैं जैसे एक पेपर लेके आऊंगा कल आपके लिए, जिसमें देवी देवता और राजस्थान की शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो शब्दावली प्लस देवी देवता, इन तीनों टॉपिकों के संबंध में कल आपकी एक लाइव क्लास होने वाली है, तो सब लोग एक बार तैयार हो जाइए। नहीं, वो नहीं लेना, हाँ ठीक है। तो विशेष तौर पे आप सब लोग, और ये सबको पीपीटी मिल जाएगी सर, पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है, अभी डाल ही रहे तुरंत के तुरंत ही। और एक और चीज है जो आपके सिलेबस में तो नहीं है डायरेक्टली, उस टॉपिक का नाम है लोकोक्ति व मुहावरे, पर मैं पीडीएफ के जरिए आपको वो लोकोक्ति मुहावरे भी दे रहा हूं। आपके सिलेबस में केवल शब्दावली है, वो भी पशुपालन एवं एग्रीकल्चर से संबंधित, और जैसा कि आपको पता होगा मैंने सारे वर्ड्स जो बताए हैं आपको, या तो वो पशुपालन से संबंधित है, या कृषि से संबंधित, या कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए ग्रामीण सभ्यता के प्रश्न थे ज्यादातर। तो अब मैं एक और है जो आपके सिलेबस में नहीं है, कहावतें, तो उनको मैं दे रहा हूं आपको, ये सिलेबस में एक बार आप देख लेना आराम से, कहावतों को एक बार पढ़ लेना सब लोग। जैसे कि अंधाधुन की सहावी और घटा टोप का राज, विवेकहीन शासकों के राज्य में अंधकार छा जाता है। एक है अक्कल बना ऊंट उबान फिरे, मूर्ख लोग उपहास का पात्र बन जाते हैं। जो मूर्ख लोग हैं वो उपहास का क्या बन जाते हैं? पात्र। यहाँ पे आंख ईख, आंख में ईख और फॉग में जीरो, कहानी है आंख में ईख। आंख नाम का एक झाड़ी सी होती है, पौधा होता है, और वो बहुत ज्यादा मतलब ठीक अच्छा नहीं है, उसमें जहर ही उगता है। तो आंख में ईख, ईख बोलते हैं किसको? अपन गन्ने को। फॉग भी एक पौधा है, और जीरा, जीरा भी एक पौधे का रूप है। तो जीरा और ईख अच्छी चीज है। तो इन्होंने कहा कि भैया आंख में ईख और फॉग में जीरा नहीं होता। बुरे कुल में सज्जन व्यक्ति का जन्म अगर हो गया तो वो कुछ कुछ ऐसी स्थिति है, बहुत ही रेयर पाई जाती है वो, कि आंखों में क्या हो गया? ईख हो गया, ठीक है। और यहां पे आकाश में बिजली चमके, गधेड़ और लात वावे। खतरा कितना भी दूर क्यों ना हो, जो कमजोर दिल का आदमी होगा ना वो फालतू परेशान होता रहता है। बिजली कहीं और कड़की और भाई साहब फालतू में टेंशन हो, ठीक है। तो यहां पे है भाई साहब, अणदेखी ने दोख बने गति ने मोख। जो निर्दोष पद दोष लगाता है उसे ना गति मिलती है और ना मोक्ष मिलता है। तो इस तरीके के कुछ कहावतें राजस्थानी कल्चर के अंतर्गत, इनको भी एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा, वैसे सिलेबस में है नहीं तुम्हारे में कहावतें, पर फिर भी एक बार फेयर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। शब्दावली और पढ़ने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं समझना है कि भैया मैंने 50 शब्दावली बनानी यहीं से प्रश्न आ जाएगा। हालांकि मैं कह रहा हूं आ जाएगा, पर गारंटी इस बात की कतई भी नहीं है, इस बात को मैं सीरियसली बोल रहा हूं। क्योंकि शब्दावली हो सकता है एग्जामिनर किस माइंडसेट से दे, और हजारों शब्द है बंधु शब्दावली के, ठीक है। तो थोड़ा आप भी जिस समाज में जी रहे हो वो शब्दावली ही पूछी जाएगी आपसे, तो थोड़ा आप एक अपनी तरफ से भी थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें। बाकी इसका पेपर आपका कल होगा, देवी देवता और शब्दावली का, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।